जादुई हेयर क्लिप। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मैनपुरी में प्रतिमा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर और मॉडर्न थी। प्रतिमा पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थी। उसे मॉडलिंग में अपना करियर बनाना था, इसलिए वो अपने कॉलेज में होने वाले ब्यूटी कंपटीशन में भाग लिया करती थी और अपनी सुंदरता की वजह से वो सारे कंपटीशन जीत जाया करती थी, जिसे देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां उससे जला करती थी। एक दिन कॉलेज की प्रिंसिपल ने स्टेज पर खड़े होकर एक अनाउंसमेंट किया, बच्चों, हमारे कॉलेज में एक इंटर कॉलेज मॉडलिंग कंपटीशन होने वाला है, जिसमें राज्य के सभी कॉलेज से खूबसूरत लड़कियां आकर मॉडलिंग में हिस्सा लेंगी। इसलिए मेरा हमारे कॉलेज की सभी लड़कियों से निवेदन है कि जो भी इस मॉडलिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहती हैं, वो अपना नाम अपनी अपनी क्लास टीचर को कल तक दे दे और उसके बाद उस कंपटीशन की तैयारी में लग जाए, ताकि हमारा कॉलेज इस कंपटीशन में नंबर 1 पर आ सके। प्रिंसिपल की बात सुनकर कॉलेज की सभी लड़कियां जो मॉडलिंग में इंटरेस्टेड थी, अपना अपना नाम अपनी अपनी टीचर को दे देती है। प्रतिमा भी इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए वो भी अपना नाम अपनी क्लास टीचर को दे देती है और घर जाकर अपने माता पिता से कहती है, माँ, हमारे कॉलेज में एक इंटर कॉलेज मॉडलिंग कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम दे दिया है। अगर मैं इस कंपटीशन में जीत जाती हूँ तो मुझे आगे होने वाले इंटरेस्टेड मॉडलिंग कंपटीशन के लिए भी ऑफर आने लगेंगे। बेटी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारे पिता भी चाहते हैं कि तुम मॉडलिंग में अपना करियर बना लो और अपना सपना पूरा कर सको। तुम आज से ही इस कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दो और अगर उसमें तुम्हें हम दोनों की कोई जरूरत महसूस हो तो हमें बताना, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। थैंक यू माँ, मैं जानती हूँ कि आप और पिताजी मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी पूरी मदद करेंगे, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही कंपटीशन में अपना नाम लिखवा दिया और अब मैं इस कंपटीशन के लिए तैयारी अभी से ही शुरू करती हूँ। उसके बाद प्रतिमा कंपटीशन की तैयारियों में लग जाती है और जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो वो एक एक करके स्टार्टिंग के सारे राउंड जीतने लगती है, जिसे देखकर कंपटीशन में भाग लेने वाली सभी लड़कियां उससे जलने लगती है। पता नहीं इस प्रतिमा में ऐसी कौन सी खूबसूरती है जो इस सारे राउंड में फर्स्ट ही आ रही है। इससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं फर्स्ट नहीं आ पा रही हूँ। हाँ, तुम सही कह रही हो। इतने दिनों से मैं भी यही देख रही हूँ कि प्रतिमा के अलावा कोई भी लड़की फर्स्ट नहीं आ पा रही है। पता नहीं कैसे वो हर राउंड को पार कर लेती है और सभी में फर्स्ट आती है। कंपटीशन में आई हुई सभी लड़कियां प्रतिमा की खूबसूरती से जल रही होती है, क्योंकि कोई भी लड़की प्रतिमा को हराकर किसी एक राउंड में भी फर्स्ट नहीं आई होती है। उन्हीं में से एक लड़की पूजा भी होती है, जो औरों के मुकाबले प्रतिमा से ज्यादा जलती थी, क्योंकि हर स्टेज पर प्रतिमा उससे आगे होती और फर्स्ट आती थी। इसकी वजह से पूजा हमेशा नंबर 2 पर ही रह जाती और किसी भी राउंड में फर्स्ट नहीं आ पाती। मुझे इस प्रतिमा का कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, क्योंकि अगर ये फाइनल राउंड में भी फर्स्ट आ गई तो ये कंपटीशन जीत जाएगी और उसे आगे होने वाले सारे इंटर स्टेट कंपटीशन के ऑफर आने लगेंगे और मैं वहीं की वहीं रह जाऊंगी और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कंपटीशन के सारे राउंड पूरे हो जाते हैं, जिनमें प्रतिमा फर्स्ट नंबर पर होती है। अब केवल एक फाइनल राउंड ही रह जाता है, जिसमें ये डिसाइड होना था कि कौन सी लड़की फाइनली फर्स्ट आएगी और आगे होने वाले इंटर स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। प्रिंसिपल मैम सारे स्टूडेंट के सामने अनाउंस करती है, बच्चों, मॉडलिंग कंपटीशन का अब सिर्फ एक फाइनल राउंड ही बचा है, जो कि स्टार्ट होने वाला है। इसलिए पार्टिसिपेट करने वाली सभी लड़कियां अपने अपने रूम में जाकर रेडी हो जाएं और 2 घंटे में ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल मैम की ये बात सुनकर सभी लड़कियां अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए पहुंच जाती हैं। पूजा भी अपने कमरे में जाती है, लेकिन वो कंपटीशन की तैयारी करने की बजाय प्रतिमा को हराने का प्लान बनाने लगती है। तभी उसे प्रतिमा के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो प्रतिमा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, प्रतिमा, क्या हुआ? मुझे तुम्हारे कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्या दिक्कत है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं पूजा, कुछ खास नहीं, बस ये बोतल गिर गई थी और मैं बस तैयार होने ही वाली हूँ, लेकिन मेरी हेयर स्टाइलिश अभी तक आई नहीं है, इसलिए मैं उसी का वेट कर रही हूँ। तुम भी तो अभी तक तैयार नहीं हुई हो, तो तुम मेरी चिंता छोड़ो, पहले जाकर खुद तैयार हो जाओ।
वरना ऐसा ना हो कि मेरे चक्कर में तुम भी तैयार होने में लेट हो जाओ। इतना कहकर प्रतिमा तैयार होने लगती है और पूजा भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपना वेश बदलकर हेयर स्टाइलिश का वेश बना लूं और प्रतिमा के कमरे में जाकर उसके सारे बाल खराब कर दूं, ताकि वो ये कंपटीशन ना जीत पाए और मैं फाइनली राउंड में फर्स्ट आ जाऊं। ये सोचकर पूजा एक हेयर ड्रेसर का भेष बनाकर प्रतिमा के कमरे में पहुंच जाती है और उससे कहती है, मैम मैं आपकी नई हेयर स्टाइलिश हूँ। पुराने हेयर स्टाइलिश की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे आपके बाल ठीक करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस अब जल्दी से मेरे बाल ठीक कर दो, वरना मैं कंपटीशन में लेट हो जाऊंगी। पूजा हेयर स्टाइलिश के भेष में प्रतिमा के बाल ठीक करने लगती है और बातों ही बातों में उसके सारे बाल काट कर खराब कर देती है। प्रतिमा ने अपना चेहरा छुपाने के लिए अपना मुंह ढक रखा होता है, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि पूजा उसके बाल खराब कर रही है। और जैसे ही पूजा उसके बालों को काट कर खराब कर देती है, वो वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। जब प्रतिमा अपने बालों को देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, हे भगवान, उस नई हेयर स्टाइलिश ने तो मेरे सारे बालों का सत्यानाश कर दिया। अब मैं कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर पाऊंगी? मेरा सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्रतिमा अपने बाल खराब हो जाने की वजह से रो रही होती है कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि जजेस के ना आ पाने की वजह से इस कंपटीशन को 2 दिन के लिए डिले कर दिया गया है। इसलिए सभी लड़कियां अब 2 दिन बाद कंपटीशन में हिस्सा ले पाएंगी। ये सुनकर प्रतिमा उस वक्त के लिए थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन वो रोते हुए अपने घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, एक नई हेयर स्टाइलिश ने मेरे बालों का क्या हाल कर दिया। अब मैं कंपटीशन में कैसे हिस्सा ले पाऊंगी? अब मेरे सभी सपने अधूरे ही रह जाएंगे लगता है। कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो। अगर एक कंपटीशन में तुम नहीं जीत पाओगी तो उससे तुम्हारा भविष्य नहीं खराब होगा। तुम किसी और कंपटीशन में हिस्सा लेकर आगे बढ़ जाना। सिर्फ एक कंपटीशन तुम्हारा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता। अगर तुम्हें काबिलियत है तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे वो तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर दे। और मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा आगे बढ़ती रहोगी और अपने सपनों को पूरा कर पाओगी। अभी तुम कुछ देर के लिए बाहर घुमाओ ताकि तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाए और हो सकता है कि तुम्हें अपनी परेशानी का कोई समाधान ही मिल जाए। माँ की बात सुनकर प्रतिमा को अच्छा महसूस होता है और वो कुछ देर के लिए बाहर घूमने चली जाती है, लेकिन फिर भी उसके मन में वही बातें घूम रही होती है। इन्हीं बातों को सोचते सोचते कब वो एक नदी के पास पहुँच जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। नदी के पास रखे एक पत्थर पर बैठकर वो रोने लगती है और सोचने लगती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भला मैंने उस हेयर स्टाइलिश का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे सारे बालों का सत्यानाश कर दिया? अब मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी और ना ही अब मुझे इंटर स्टेट मॉडलिंग कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिल पाएगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। उसकी बातें सुनकर नदी में से एक देवी प्रकट होती है और कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम दिल की साफ हो, इसलिए दूसरे तुमसे जलते हैं और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक हेयर क्लिप देती हूँ, जिसे लगाने के बाद तुम्हारे बाल पहले से भी ज्यादा लंबे, घने और खूबसूरत हो जाएंगे। फिर तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगी और अगर जीत जाती हो तो आगे आने वाले बाकी कंपटीशन में भी हिस्सा ले पाओगी। इतना कहकर नदी की देवी प्रतिमा को वो हेयर क्लिप दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। प्रतिमा भी उनका धन्यवाद करके अपने घर वापस लौट आती है और जैसे ही वो उस क्लिप को अपने बालों में लगाती है, उसके बाल बहुत सुंदर, लंबे, घने और सुनहरे हो जाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, नदी की देवी ने मुझे ये क्लिप दी थी, इसकी वजह से मेरे बाल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। अब मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊंगी। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, तुम्हारे बाल सच में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने कहा था ना बेटा, अच्छे लोगों के साथ कभी भगवान बुरा नहीं करते और हमेशा उनकी मदद करते हैं। अब तुम दिल लगाकर पार्टिसिपेट करो और जीत कर आना। उसके बाद प्रतिमा उस मॉडलिंग कंपटीशन में फाइनल राउंड में भी जीत जाती है
और उसे बहुत सारे इंटर स्टेट मॉडलिंग कंपटीशन के भी ऑफर मिलने लगते हैं। परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन सभी परी में से एक परी थी जिसका नाम था सोनपरी। सोनपरी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे घने बाल, भूरी आंखें, गुलाबी होंठ थे। सोनपरी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही दयालु भी थी। सोनपरी अक्सर पृथ्वीलोक पर जाया करती थी और गरीब बेसहारा लोगों की मदद किया करती थी। एक दिन सोनपरी रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी, मैं आपके पास एक मकसद से आई हूँ। मैंने सोचा है कि पृथ्वीलोक पर एक लहंगे का पेड़ लगाया जाए। सोनपरी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। धरती पर गरीब और अनाथ बच्चे भी जादुई पेड़ के लहंगे की मदद से अपनी छोटी से छोटी विश पूरी कर पाएंगे। तुम्हारी सोच की मैं बहुत तारीफ करती हूँ। अगर इसी तरह तुम धरती पर लोगों की सहायता करती रही तो एक न एक दिन जरूर आएगा जब धरती से सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी और सभी लोग एकजुट होकर रहने लगेंगे। रानी परी की सहमति लेकर सोनपरी पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। सोनपरी अपनी शक्तियों से पृथ्वीलोक पर सबसे गरीब गांव ढूंढती है जहां पर लोगों को सिर्फ 2 ही वक्त का खाना नसीब होता था। सोनपरी उस गांव के नदी के किनारे एक जादुई लहंगे का पेड़ लगाती है और उस गांव में जिस भी बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई पेड़ उस बच्चे को अपनी जादुई शक्तियों की मदद से वो चीज दे देती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। उसी गांव में एक अंजलि नाम की सेठानी रहती थी। अंजलि की एक बिगड़ैल बेटी थी जिसका नाम था मानवी। मानवी बहुत ही चालाक लड़की थी। मानवी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उसको बचपन से ही चोरी करने की आदत थी। मानवी अपने गांव में छोटी मोटी चोरियां तो किया ही करती थी। गांव वाले सेठानी के डर से उसको कुछ नहीं कहते थे। मानवी की आदत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसी गांव में एक नेहा नाम की लड़की अपनी माँ सुमन और अपने पिता प्रमोद के साथ रहती थी। नेहा का परिवार बहुत गरीब था। वो रूखा सूखा खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। नेहा के पिता गांव में ही मजदूरी किया करते थे। नेहा की माँ सुमन अपने पति प्रमोद के साथ मजदूरी करने जाया करती थी। नेहा 12 वर्ष की लड़की थी जो अपनी माँ के काम पर चले जाने के बाद घर के काम संभालती थी और अपनी पढ़ाई लिखाई करती थी। नेहा का जन्मदिन करीब आ रहा था। नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैं बचपन से आज तक एक बार भी अपना जन्मदिन नहीं मनाई हूँ। क्या इस बार आप मेरा जन्मदिन मनाएंगे? बेटी, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर के हालात। हम 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। हम तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकते। अब तुम धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हो। हमें तुम्हारी शादी का खर्चा भी तो उठाना है। मैं और तुम्हारे पिताजी एक वक्त का खाना खाकर तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रहे हैं। बर्थडे वगैरह मनाना तो रईसों का काम होता है। गरीब लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते बेटा। सुमन अपनी बेटी को किसी भी तरह से समझाने लगती है। नेहा अपनी माँ की बातों को मान लेती है और वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। नेहा अपने कमरे में बैठकर अपने बर्थडे के बारे में सोच रही होती है। काश हम भी अमीर होते तो आज मेरा भी जन्मदिन मनाया जा रहा होता। मेरा तो नसीब ही खराब है जो हर साल की तरह इस बार भी मेरा जन्मदिन फीका का फीका ही रह गया। नेहा ये सब सोचकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन की शांति के लिए वो अपने घर से बाहर घूमने के लिए जाती है। नेहा चलते चलते जंगल पहुंच जाती है और नदी किनारे बैठकर अपना दुख कम कर रही होती है। नेहा को जंगल की सुंदरता देखकर बहुत अच्छा लगता है। नेहा सारी बातें भूल जाती है और जंगल में जानवरों के साथ खेलने लगती है।
नेहा एक खरगोश को अपने जन्मदिन के बारे में बताती है। तुम्हें पता है खरगोश, आने वाले इस हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है, परंतु हर साल की तरह इस साल भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा। मुझे इस बात का बहुत दुख है। काश कोई होता जो मेरी मदद करता। नेहा की ये सभी बातें वो जादुई केक का पेड़ भी सुन रही होती है। जादुई पेड़ नेहा की सहायता करने की सोचती है। सुनो नेहा, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ और मैं तुम्हारे इस दुख को दूर भी कर सकती हूँ। नेहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे रानी परी के द्वारा पृथ्वीलोक पर तुम जैसे बच्चों की सहायता करने के लिए लगाया गया है। नेहा, तुम मेरे पेड़ से अपने जन्मदिन वाले दिन एक लहंगा ले सकती हो और उस लहंगे से अपने जन्मदिन के लिए एक केक मांगकर अपना जन्मदिन मना सकती हो। नेहा पेड़ की बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। नेहा घर जाकर अपनी माँ को उस जादुई पेड़ के बारे में बताती है, परंतु नेहा की माँ ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती और वो हंसी हंसी में उसकी बातों को टाल देती है। और अब धीरे धीरे नेहा के बर्थडे का दिन भी आ जाता है। नेहा सुबह उठकर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेती है और खुशी खुशी जंगल की ओर जाने लगती है। नेहा जंगल पहुंचकर उस जादुई पेड़ से अपने लिए एक नेल पॉलिश मांगती है। जादुई पेड़, आज मेरा जन्मदिन है और आपके कहे अनुसार मैं आपके पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ। हाँ नेहा, मुझे सब याद है। जन्मदिन की तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ। ये लो, ये मेरे पेड़ का लहंगा है। तुम इसे ले जाकर इससे अपना जन्मदिन मना सकती हो। नेहा खुशी खुशी वो लहंगा ले लेती है। नेहा उस लहंगे से जल्दी से एक केक मांग लेती है। वो केक देखकर नेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो खुशी खुशी वो केक अपने साथ अपने घर ले जाती है। नेहा को केक ले जाता देख मानवी उसे देख लेती है। फिर मानवी सोचती है, अरे नेहा तो बहुत गरीब है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये इतना महंगा केक खरीद कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही है। मुझे पता करना चाहिए। फिर तभी मानवी नेहा को रास्ते में रोक लेती है और उससे पूछती है, नेहा, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया मानवी, और ये मेरे जन्मदिन का केक है जो मैं अपने घर लेकर जा रही हूँ। तुम भी मेरी जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं नेहा, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। परंतु तुम्हारे माता पिता तो बहुत गरीब है, तो फिर तुम इतना महंगा केक कहाँ से खरीद के लाई हो? अरे मानवी, हमारे गांव में नदी के किनारे एक जादुई लहंगों का पेड़ है जो रानी परी ने गरीब लोगों की सहायता करने के लिए लगाया है। उसी पेड़ ने मुझे मेरा जन्मदिन मनाने के लिए ये केक दिया है। नेहा मानवी को जादुई पेड़ के बारे में सारी बातें बताती है। ऐसी बातों को सुनकर मानवी के मन में लालच आ जाता है और वो उस पेड़ को काटकर उसके सभी केक बेचने की सोचती है। वाह, पेड़ का जादुई लहंगा, मैं तो ये सब पहली बार सुन रही हूँ। क्या तुम मुझे उस पेड़ के पास ले जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं मानवी, परंतु तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और वो पेड़ तो केवल गरीबों की सहायता करती है। अरे नेहा, मैं तो वो पेड़ बस देखना चाहती हूँ। मानवी नेहा को अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने साथ जादुई पेड़ के पास ले जाती है। जादुई पेड़ पर ढेर सारे लहंगे लगे हुए थे। ये देखकर मानवी का मन लालच से भर जाता है और अब मानवी रात होने का इंतजार करती है ताकि वो रात को चुपचाप वो जादुई लहंगों का पेड़ काट ले और सभी लहंगे शहर में ऊंचे दामों पर बेच दे। नेहा अपना केक लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होते ही नेहा अपना जन्मदिन मनाती है। नेहा की बर्थडे पार्टी में उसकी सहेलियां, पड़ोस के कुछ बच्चे भी आते हैं। नेहा अपना बर्थडे पार्टी बहुत एंजॉय करती है। पार्टी खत्म होने के बाद नेहा बहुत खुश थी और वो मन ही मन उस जादुई पेड़ को धन्यवाद देती है। और इधर रात के समय मानवी जंगल में जाती है
और जादुई लहंगों के पेड़ को काट देती है। मानवी पेड़ के लहंगे को शहर ले जा रही होती है। तभी नेहा की नज़र मानवी पर पड़ती है। नेहा सोचती है कि मानवी इतनी रात को जंगल की ओर से क्यों आ रही है। ये देखने के लिए वो अपने घर से बाहर आती है। तभी वो ये देखती है कि मानवी तो जादुई लहंगे के पेड़ को काट कर ले जा रही है। मानवी, तुमने ये क्या किया? तुमने गरीब लोगों की सहायता करने वाले जादुई पेड़ को ही काट डाला। कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चुपचाप से तुम इस पेड़ को यही छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नेहा, तुम तो एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, जो इस जादुई पेड़ से सिर्फ एक केक लेकर चुपचाप यहाँ से आ गई। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया है। इस पेड़ के सभी लहंगे शहर में बेच दिए जाए, जिससे बहुत सारे रुपए कमा सकती हूँ और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता, समझी तुम? ये सब सुनकर नेहा शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। नेहा की आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। फिर नेहा गांव वालों को मानवी की सभी हरकतें बताती है। सभी गांव वाले मानवी को बहुत डांटते हैं। मानवी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। फिर तभी वहाँ पर रानी परी भी प्रकट हो जाती है। नेहा, तुम्हारी बहादुरी को देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। आज तुमने इस पेड़ को बचाकर बहुत अच्छा किया। लेकिन परी जी, मैं जरा लेट हो गई। मानवी ने इस पेड़ को काट डाला और अब ये पेड़ गरीबों की सहायता नहीं कर पाएगी। तुम चिंता मत करो। ये पेड़ हम परियों ने जंगल में गरीब लोगों की सहायता करने के लिए लगाया था। मैं इस पेड़ को दोबारा से लगा देती हूँ और ये पेड़ इसी तरह हमेशा तुम लोगों की सहायता करेगा। परी वो जादुई पेड़ दोबारा से उस गांव में लगा देती है और फिर वहाँ से परी लोग वापस चली जाती है। वो पेड़ गांव में गरीबों की हर तरह से सहायता करने लगती है और अब सभी गांव वाले हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।